हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। तो चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग से ज्यादा वेटेज कवर करता है और इसके 3 पार्ट बनेंगे। तीनों पार्ट को अच्छे से देखना 30 डेज प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर, और आपको चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन इसके फिर हम लोग केस स्टडी एमसीक्यू की बात करेंगे, रिवीजन की बात करेंगे। बट फिलहाल शुरू से अच्छे से कॉपी किताब लेके बैठ जाओ। कॉपी तो ले ही लो ताकि लिख सको आप चीजों को, और नोट्स तो मैं आपको दे ही देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर अपने, ठीक है। फिर भी कोई डाउट कोई दिक्कत तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वैसे सुनील पांडा कॉमर्स क्लासेस के नाम से आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह सर्च कर सकते हो। प्लानिंग तक पढ़ा दिया अच्छे से, 1 से 4 चैप्टर तक का टेस्ट भी ले लिया। जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है प्लीज टेस्ट जरूर दे देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेस्ट योरसेल्फ नाम से वीडियो बना रखी है मैंने, तो उस टेस्ट के अंदर काफी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया। जिनके भी स्कोर आए हैं 20s भी आए हैं, 25, 30, 35, 38, एक बच्चे के 40 आउट ऑफ 40 भी हैं। तो एक नहीं, काफी बच्चों के 40 आउट ऑफ 40 भी। तो उन लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया, मैंने ब्लेस भी किया उनको, भी अच्छी बात है। आप लेके आगे भी आप स्कोर करते रहो। एक छोटी मोटी मिस्टेक थी, एक जगह पॉलिटिकल आना चाहिए था, मैंने बोला तो वही था गवर्नमेंट का, लेकिन लगा दिया था शायद किसी दूसरे पे। तो वो छोटी मोटी मिस्टेक है, वो तो आप समझ ही जाते हो, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन है। 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो सेकंड फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? हर चीज आप अरेंज करोगे ऑर्डरली फॉर्म में एंड मेक मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। और जो रिसोर्सेज है उसका एफिशिएंट यूज करोगे, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। देखो सीधी सी बात है, आपने प्लानिंग चैप्टर के अंदर किया क्या? आपने सारी चीज जो है प्रिडिक्शन ले ली कि भाई ये काम कर सकते हैं, सब कुछ आपने सोच लिया, पेपर पे बना लिया, प्लानिंग कर लिया। लेकिन अब उस प्लान को पूरा करने के लिए आपको चाहिए मैन और मटेरियल। ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? मैन और मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना। मैन का मतलब एम्प्लॉयज और मटेरियल का मतलब ये होता है कि आपको मशीन, आपको अदर रॉ मटेरियल्स, इन सब चीजों को अरेंज करना ही जो है वो ऑर्गेनाइजिंग है। चीजों को ऑर्गेनाइज करना, जैसे कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करता है कि भाई एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। सिमिलरली क्लास ऑर्गेनाइजिंग क्या है? मैन और मटेरियल, एवरीथिंग, हर चीज को अरेंज करना है ताकि आप रिसोर्सेज का मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सको, और दूसरी बात क्या है कि आप अपने गोल को अचीव कर सको। तो ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है ये आपका प्लानिंग प्रोसेस हमने पढ़ा था लास्ट, मतलब कि प्लानिंग प्रोसेस प्लानिंग में। अब ऑर्गेनाइजिंग में सेकंड प्रोसेस है। तो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसके अंदर आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। कॉपी में लिखते रहना पॉइंट्स को, जितना ज्यादा लिखोगे उतना दिमाग में छपेगा, लिखी हुई चीज ज्यादा अच्छे से याद हो जाती है। तो सबसे पहला काम क्या होता है? हम काम को बांट दें, और काम को बांट के, देखो ये टोटल वर्क है, सारा का सारा काम किसी एक इंसान को मत दो। इसका छोटा सा हिस्सा, यानी कि each यूनिट ऑफ टोटल वर्क इज कॉल्ड जॉब। इसका एक जॉब जो है किसी एक इंडिविजुअल को दो। पढ़ते हैं, द फंक्शन बिगिंस with the division of total work into smaller units। तो हम टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देंगे। Each unit of total work is called a job। टोटल वर्क का एक छोटा सा यूनिट हम जो निकालते हैं उसको बोलते हैं जॉब। एंड 1 person in an organization must assign only 1 job। और एक इंसान को एक ही जॉब देंगे मैचिंग टू हिज स्किल्स। जो स्किल्स उसके पास है, जो क्वालिफिकेशन उसके पास है, जिस चीज में एक्सपर्टाइज है, जिस चीज का इंटरेस्ट है उसको, और एक्सपीरियंस जिस चीज का है, हम उस बेसिस पे क्या करेंगे? उसको काम देंगे। इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। अगर हम किसी एक इंसान को काम देते हैं, कोई उससे पूछ के उसके इंटरेस्ट का, उसकी क्वालिफिकेशन, स्किल्स, उसकी एबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, ये सब चीज देख के अगर हम उसे काम देंगे तो जाहिर सी बात है वो उसी काम को बार बार करते करते क्या बन जाएगा? एक्सपर्ट बन जाएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सबसे पहला काम क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पब्लिक को आइडेंटिफाई करो, एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करके काम का जो है वो बंटवारा कर दो। इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा है डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब हमने काम का बंटवारा तो कर दिया, अब हमको डिपार्टमेंट बनाना है। क्या बनाना है? डिपार्टमेंट। तो हियर जॉब्स ऑफ सिमिलर कैटेगरी, यानी कि एक जैसी जॉब को हम लोग एक डिपार्टमेंट के अंदर पुट कर देते हैं, एक डिपार्टमेंट के अंदर रख देते हैं। एक जैसा काम करने वाले लोग एक डिपार्टमेंट में, इसको बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। देखो दो होता है, हम लोग के डिपार्टमेंट को 2 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला होता है फंक्शनल, दूसरा होता है डिविजनल। पहला होता है फंक्शनल, दूसरा होता है डिविजनल। अब बात समझना, फंक्शनल क्या होता है? जहां पे फंक्शन के अकॉर्डिंग काम को बांटा जाता है। फिर से सुनो, फंक्शनल में क्या होता है? जहां पे फंक्शन के अकॉर्डिंग काम को बांटा जाता है। डिविजनल में क्या होता है? जहां पे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग काम को बांटा जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फंक्शनल में फंक्शन के अकॉर्डिंग, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है
तो प्रोडक्शन जो भी कर रहा है वो सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चला जाएगा। सेल करने वाले सारे लोग सेल डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग करने वाले सारे लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, एचआर के सारे लोग एचआर डिपार्टमेंट में, ठीक है, फिनेंस के सारे लोग फिनेंस डिपार्टमेंट में, और जो अदर परचेज के सारे लोग परचेज डिपार्टमेंट में। एक जैसा काम करने वाले लोगों को जब हम एक डिपार्टमेंट में रख देते हैं तो इसको बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। क्लियर है यहां तक? और अगर एक प्रोडक्ट के लिए एक डिपार्टमेंट बना देते हैं तो उसको बोलते हैं डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। अंडर दिस मेथड जॉब रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। एक प्रोडक्ट के लिए एक डिपार्टमेंट। एग्जांपल, अगर एक कंपनी प्रोड्यूस करते कॉस्मेटिक का सामान, टेक्सटाइल का सामान और मेडिसिन का सामान, तीन चीज बनाती है मान लो, देन जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो प्रोडक्शन हो रहा हो, चाहे वो सेल हो रहा हो, चाहे वो मार्केटिंग, चाहे फाइनेंस, चाहे एचआर का हो, चाहे परचेज हो, ऑफ कॉस्मेटिक आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट। यानी कॉस्मेटिक का कुछ भी हो रहा हो, प्रोडक्शन हो रहा हो, सेल हो रहा हो, परचेज हो रहा हो, मार्केटिंग हो रहा हो, प्रोडक्ट कुछ भी हो रहा हो कॉस्मेटिक का, वो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में चला जाएगा। समझ रहे हो बात को? यानी कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जितने ज्यादा प्रोडक्ट उतने ज्यादा डिपार्टमेंट, लेकिन फंक्शन में क्या होता है? एक फंक्शन। चाहे कॉस्मेटिक का तुम प्रोडक्शन कर रहे हो, चाहे तुम मेडिसिन का प्रोडक्शन कर रहे हो, चाहे टेक्सटाइल का प्रोडक्शन कर रहे हो, तुम कर तो प्रोडक्शन ही रहे हो ना, तो तुम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। इसको बोलते हैं फंक्शनल। लेकिन सेल जो डिविजनल डिपार्टमेंटेशन है वो क्या कहता है? एक प्रोडक्ट है उसका जो भी कुछ कर रहे हो वो सब डिविजनल डिपार्टमेंटेशन में। थर्ड होता है क्लास असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब हम ड्यूटी देंगे। ड्यूटी देने का मतलब क्या होता है? पब्लिक को एक कागज देंगे अपने एम्प्लॉइज को, उसके अंदर लिखा रहेगा उनकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, भाई तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारी पावर क्या है, ये सब लिख के हम उनको दे देंगे। हियर डिफरेंट इंडिविजुअल आर असाइंड ड्यूटी। उनको क्या दी जाएगी? ड्यूटी दी जाएगी मैचिंग टू हिज स्किल्स, उसके स्किल्स को, उसकी क्वालिफिकेशन को, ये सब देखते हुए उनको ड्यूटी दी जाएगी। उनको एक पेपर दिया जाएगा जिसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि जिसके अंदर जॉब के मतलब जिसके अंदर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी सब कुछ लिखा रहेगा जॉब के अंदर। भाई तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये सब लिखा रहेगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गया। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा डिपार्टमेंटेशन। कितने डिपार्टमेंट? 2। पहला फंक्शनल, दूसरा डिवीजन। वन प्रोडक्ट, अगर आपका एक प्रोडक्ट है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग आप बांट रहे हो तो वो क्या होता है? फंक्शनल। लेकिन एक प्रोडक्ट का एक डिपार्टमेंट बनाया, दूसरे प्रोडक्ट का दूसरा डिपार्टमेंट, तीसरे प्रोडक्ट का तीसरा डिपार्टमेंट, तो वो हो गया डिवीजन। थर्ड पॉइंट क्या? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। फोर्थ पॉइंट है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सुनो, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी में आपने क्या पढ़ा कि हम पब्लिक को ड्यूटी देंगे। अगर आप ड्यूटी दे रहे हो इसका मतलब आप क्या दे रहे हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में क्या देना पड़ेगा आपको? अथॉरिटी, यानी कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए आपको पावर देना पड़ेगा। एग्जांपल, अगर मैं किसी सेल एम्प्लॉय से कहता हूं कि भाई तुम्हें सेल इस साल जो है सेल 10 लाख की करनी है, तो मैं उसे पावर भी दूंगा कि वो कस्टमर को अपने हिसाब से डिस्काउंट दे सके, यानी कि मैं उसको अथॉरिटी दे रहा हूं और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दे रहा हूं। ठीक है, स्टैब्लिशिंग, अगर मैं उसको बोलूं भाई मैं तू सेल कर लेकिन तेरे को डिस्काउंट नहीं दूंगा, मैं डिस्काउंट देने का पावर नहीं दूंगा, तो ओवरबर्डन फील करेगा, भाई मैं सेल कैसे करूं, हर कोई डिस्काउंट मांगता है। समझ रहे हो बात को? तो हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों देंगे। तो थर्ड पॉइंट में हमने क्या दे दिया उसको? पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। और फोर्थ पॉइंट में हम देंगे अथॉरिटी, यानी कि एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। टू परफॉर्म असाइन जॉब, जो जॉब आपने दिया है उसको परफॉर्म करने के लिए इंडिविजुअल नीड्स सम अथॉरिटी। इंडिविजुअल्स को क्या चाहिए? पावर चाहिए। तो फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे? इंडिविजुअल को पावर देंगे। किसके मैचिंग? कितना पावर देंगे? जैसी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैसे उसको पावर दे देंगे। दिस लीड्स क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। यहां पे एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप बन जाता है, क्योंकि अगर मैं पावर का बंटवारा कर रहा हूं जिम्मेदारी को देखते हुए, तो जिसको ज्यादा पावर मिल गई ही बिकम्स अ सुपीरियर नाउ, और जिसको पावर कम मिली है वो बन गया सबऑर्डिनेट। एंड हु इज गोइंग टू रिपोर्ट टू हुम? सुपीरियर रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट सर किसको बोलेगा? सॉरी, सबऑर्डिनेट रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट सर किसको? सुपीरियर को। यानी जो एम्प्लॉइज है वो हो गया आपका सबऑर्डिनेट, और जो एम्प्लॉयर है वो बन गया सुपीरियर। काम करवा रहा है आपसे सुपीरियर, सबऑर्डिनेट काम करता है, ये एम्प्लॉय है और ये हो गया एम्प्लॉयर। तो द इंडिविजुअल हैविंग हायर अथॉरिटी बिकम्स अ सुपीरियर, जिसके पास ज्यादा पावर है वो सुपीरियर है, जिसके पास कम अथॉरिटी है वो बिकम्स सबऑर्डिनेट। तो यहाँ पे एक मैनेजरियल हिरार्की बनता है। हिरार्की में आगे भी समझाऊंगा आपको। हिरार्की मतलब क्या? स्टेप बन जाता है, लाइन बाय लाइन, 1 2 3 पोजीशन पे कौन है, गेट्स क्रिएटेड एंड प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन फॉलो दिस हिरार्की। स्केलर चेन तो आप सबको पता ही होगा, डायग्राम देखो, यहाँ पे एक एक करके इन्फॉर्मेशन जो पास होती है यहाँ पे स्केलर चेन बन जाता है, यानी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये पता पड़ जाता है। तो यहाँ पे 4 प्रोसेस हैं। पहला
वीडियो पॉज करो, दिमाग में याद करो, जो मैं बता रहा हूं करते चले जाओ। टीचर समझते हो, पढ़ा रहा है तो बात मानना पड़ेगा आपको। पहला क्या था बताओ जरा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंट कितने टाइप के, 2 टाइप के, फंक्शनल और डिविजनल। तीसरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। और चौथा पॉइंट जो है वो एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। वीडियो पॉज करो, कॉपी उठाओ, कॉपी में उठा के 4 पॉइंट लिख दो। अगर लिखने के बाद आपको याद हो जाए तो एक कमेंट जरूर छोड़ देना बस, ठीक है। अगर आपको याद हो जाए 4 पॉइंट तो अब देखो कैसे मैं आपको यहाँ पे बिना फेस टू फेस कॉन्टैक्ट के सारी चीज याद कराता हूँ। अब हमने पढ़ लिया सर ऑर्गेनाइजिंग का, पूरा दिमाग में आ गया कि हमें काम को बंटवारा करना है, डिपार्टमेंट बनाना है, डिपार्टमेंट बना के एक जैसा काम करने वालों को एक तरफ रखना है, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ड्यूटी देनी है, ड्यूटी देने के साथ पावर देना है। पूरी चीज मेरे दिमाग में फिट हो गई। अब इंपोर्टेंस, हम क्यों कर रहे हैं सर ऑर्गेनाइजिंग, क्या फायदा है इसका, बेनिफिट क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इन सबका आंसर यही है। पहला फायदा यह है बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। और ऐसे ही वीडियो पॉज करके आपने पॉइंट्स को लिखते चले जाना है। कभी 2 पॉइंट याद होंगे, कभी 4, कभी सारे के सारे याद होंगे। एक बार नहीं 2 बार लिखो, 2 बार नहीं 4 बार लिखो, 4 बार नहीं 10 बार भी लिखोगे तो 1 महीने से ज्यादा का टाइम अभी भी आराम से हो जाएगा। अगले महीने पेपर है आपके बोर्ड का, और जिनका पेपर 2021 में यार वो तो बिल्कुल बेनिफिट स्टेज में हो, अभी आराम से 10 बार लिखो। एक चीज करो पर ऐसे ही करो कि वो ना भूलो कभी भी, परफेक्ट। 10 चीज कच्ची करने से अच्छा एक चीज पक्की करो। चलो, तो पहला फायदा क्या है इसका, बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में हमने पढ़ा कि हम डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, काम को छोटे छोटे पार्ट में बांट के एक इंडिविजुअल को एक जॉब देते हैं मैचिंग टू हिज स्किल, क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज। तो बार बार काम करते करते यार ऑब्वियस है वो स्पेशलाइज हो जाएगा। एक ही इंसान को एक ही काम दोगे करते 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 तो वो क्या बन जाएगा, अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। रोल क्लैरिटी, हर किसी को अपना रोल अच्छे से पता होगा। Organizing function में individual are assigned job, responsibility and authority. So the role of every manager is clear. हर मैनेजर को पता है कि यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन मिला है, जॉब डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें लिखी हैं, तो सबको अपना रोल क्लियर है, कोई चीज रिपीट नहीं होगा। ये एक ऐसा पॉइंट है। और फोर्थ, ये दोनों एक ऐसे पॉइंट है जिन्हें किसी के भी इंपोर्टेंस के अंदर रख सकते हो, किसी के भी फायदे के अंदर। पहला क्या है, अगर हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करेंगे तो हम रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, रिसोर्सेस को वेस्ट नहीं करेंगे। आपको पता होता है रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं तो हमें उसको वेस्ट नहीं करना है। इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन देयर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। काम का डुप्लीकेशन नहीं होगा, काम रिपीट नहीं होगा। क्यों रिपीट नहीं होगा? क्योंकि ऊपर ही तो पढ़ा ना आपने रोल क्लैरिटी, सबका रोल क्लियर है, तो कैसे काम बटेगा। थोड़ा दिमाग में सोचना है आपने, लर्न करना है, इन पर पढ़ना, रट्टा नहीं मारना है, दिमाग को फील करना है। जब आप टच से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, फील। टच इज नॉट इंपॉर्टेंट, फील इज इंपॉर्टेंट। तो आप फील करो इसको यार कि क्या है, क्या चल रहा है, दिमाग में सोचो। जब एक स्टोरी बनाओगे ना तब आपको अच्छे से याद होगा। एवरी इंडिविजुअल स्पेशलाइज अबाउट देयर, हर एक इंडिविजुअल जो है अपने काम में एक्सपर्ट है, तो रिसोर्सेज का पूरी तरीके से इस्तेमाल होगा विदाउट एनी वेस्टेज। तो समझ गए बात को। तो क्या है, स्पेशलाइजेशन होगा, रोल क्लैरिटी होगा और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगला है कोऑर्डिनेशन। एक डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं दूसरे डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है फाइनेंस से, ठीक है, और प्रोडक्शन जुड़ा भी हुआ है किससे, क्लास उससे, परचेज डिपार्टमेंट से, परचेज डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है क्लास अदर डिपार्टमेंट से, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से। तो यार डिपार्टमेंट भले ही अलग अलग है लेकिन सब कोई जुड़ा हुआ है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। तो ये इन सब के बीच तालमेल लेके आता है। ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन है वो मेंबर्स के बीच कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो जाहिर सी बात है आप अपने बिजनेस को इजीली एक्सपेंड कर सकते हो, ग्रोथ ला सकते हो। विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का पूरी तरीके से इस्तेमाल करोगे, आप वेस्टेज नहीं करोगे और डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा होगा, तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, आप इजीली जो चैलेंजेस हैं बिजनेस के वो आप अचीव कर सकते हो, अपने बिजनेस को इजीली एक्सपेंड करके ग्रो कर सकते हो। तो हमने 2 टॉपिक अभी अच्छे से पढ़ लिया है। आप पहले वीडियो पॉज करके उन 2 टॉपिक को फिक्स करो कि मैं बार बार लिख के इन 2 टॉपिक को याद करूं। 50% भी अगर मेरे साथ साथ याद कर लेते हो ना, यकीन मानो क्लास 1 से 2 दिन के अंदर बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे आप। और 12 चैप्टर करने में सिर्फ आपको 25 से 30 दिन लगेंगे। और आज से भी ट्राई करोगे ना तो अभी भी आपके पास 30 दिन से ज्यादा का समय है। समझ रहे बात को। चलो, अब हमने पढ़ लिया ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, उसका इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, उसके हमने पढ़ लिया प्रोसेस। अब उसकी स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ भी नहीं है। अगर हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करें तो अपने आप ही ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। जहां हम बात करते हैं जॉब पोजीशन की, जहां हम बात करते हैं अथॉरिटी की, जहां बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। व्हेन मैनेजर्स आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली अपने आप एक सिस्टम, एक ढांचा तैयार हो जाएगा जिसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, विच डिफाइन, जो क्या बताएगा आपको, आपकी जॉब पोजीशन क्या है, पावर क्या है, जिम्मेदारी क्या क्या है आपकी। यानी ये एक रिलेशनशिप बनाता है किन चीजों के बीच में, पीपल, लोगों के बीच, उनके काम के और रिसोर्सेस के बीच। ठीक है, एक किन किन के बीच, लोगों के बीच, उनका काम और उनके रिसोर्सेस के बीच रिलेशनशिप बनाता है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। तो अगर आपको कल क्वेश्चन आ जाए कि पीपल, वर्क और रिसोर्सेस के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कौन करता है, तो विच वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो वो समझ जाना आप ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है। अब यहां पे एक लाइन जो है काफी बच्चों को प्रॉब्लम भी हुई इसमें, उन्होंने पूछा भी सर नैरो स्पैन समझा देना अच्छे से। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट टॉल स्ट्रक्चर। देखो नैरो क्या होता है, सबसे पहले मैं समझाऊं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। देखो अगर 5 एम्प्लॉइज हैं, इन 5 एम्प्लॉइज का कोई एक मैनेजर है, तो वो मैनेजर क्या करेगा, इन 5 के 5 एम्प्लॉइज पर नजर रखेगा, इनके काम को चेक करेगा, तो इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब ये होता है कि एक एम्प्लॉयर, एक सुपीरियर, एक मैनेजर कितने एम्प्लॉइज को अपने अंडर रख सकता है उनसे। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक मैनेजर 50 एम्प्लॉय को देखेगा, तो यार उसको नहीं देख पाएगा, वो 6 से 7 लोगों को देख सकता है, 2 से 3 लोगों को देख सकता है, तो वो एक मैनेजर होता है। या 10-12 लोगों को भी देख सकता है, या 15-20 लोगों को भी देख सकता है, मर्जी है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा होगा तो पॉसिबल नहीं है, फिर सबको चेक नहीं कर पाएगा वो। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या, एक जो एम्प्लॉयर है वो कितने एम्प्लॉयज की एक्टिविटी पे निगरानी रखता है, उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, अच्छा अब सुनो जरा अच्छे से इस बात को समझना। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में तो ये जो है मैनेजर, मान लो ये रख रहा है, मान लो इसने क्या किया, 3 मैनेजर को अपने अंडर में रख लिया, और उन 3 ने भी क्या किया, 2-2 अपने अंडर में रख लिया, 2-2, ठीक है। फिर इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी 1-1 रख लिया अपने अंडर में। तो यानी कि इसको बोलते हैं क्लास नैरो, जहां पे कोई लंबा स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो इसे टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नैरो स्पैन का मतलब क्या है, तुमने 2-3 रखा, तुम्हारे नीचे 2-3 रखा, तुम्हारे नीचे 2-3 रखा, तो इसको बोलते हैं टॉल। तो नैरो मतलब क्या हो गया, टॉल। अब वाइडर क्या होता है, वाइडर में क्या होता है, वाइडर को फ्लैट बोल सकते हैं। तुमने रखा, तुम्हारे अंदर तुमने 5 रख लिए, लो यहीं पे चौड़ा हो गया ना, वाइडर हो गया, तुमने 5 रख लिए, तुमने 5 रख लिए, तुमने भी क्या रख लिए, 5-5 रख लिए, और ये एक इंसान ने क्या रखे थे, 5 रखे, तो ये बहुत लंबा नहीं बन पाएगा। समझ रहे बात को, ये बहुत लंबा नहीं बन पाएगा, इसको बोलते हैं वाइडर ऑर्गेनाइजेशन या स्पैन, या जो वाइडर स्पैन बोलते हैं। तो नैरो में क्या होता है, टॉल, ध्यान रखना, नैरो मतलब क्या है, टॉल, बस नैरो मतलब टॉल, और वाइडर मतलब क्या होता है, फ्लैट। नैरो मतलब टॉल, नैरो मतलब क्या, नैरो होती है ना, नैरो, टॉल, और वाइडर मतलब फ्लैट। तो नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब टॉल स्ट्रक्चर, टिक मार्क में आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, फिल द ब्लैंक्स में। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टॉल, और वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, फ्लैट, फ्लैट को ही वाइडर बोलते हैं। तो टॉल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नैरो है, और फ्लैट जो है वो वाइडर है, ध्यान रखना। और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट समझा दिया मैंने, एक ही सुपीरियर के अंडर में कितने सबऑर्डिनेट काम करते हैं। चलो अब अपना ये टॉपिक जो है ये हम पढ़ेंगे अच्छे से, और प्लीज कल का जो दिन आएगा उससे पहले आज इस वीडियो खत्म कर देना। कल मैं आपको सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा, तो प्लीज आप इसको जरूर खत्म कर देना। कल हम पढ़ेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आसानी से हम 20-25 मिनट में खत्म कर देंगे उसको, लेकिन आज की वीडियो लंबी होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो आप जरा समझना अच्छे से, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर 2 टाइप का होता है, फंक्शनल और डिविजनल। मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं। एक जैसा काम करने वाले लोग अगर एक जगह हम रख देते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। और ये किसके लिए सुइटेबल है, 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अगर कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है तो उसका प्रोडक्शन अलग डिपार्टमेंट में हो रहा है, सेल अलग हो रहा है, मार्केटिंग अलग हो रहा है, एचआर अलग हो रहा है, फाइनेंस उसका डिपार्टमेंट अलग है, उसका आईटी सेल अलग है, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट जो है अलग अलग है, फंक्शन के अकॉर्डिंग काम को बांट दिया, इसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब सर अगर हम फंक्शन के अकॉर्डिंग काम को बांट रहे हैं तो हमारा फायदा क्या होगा, सबसे पहला फायदा होगा बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। एक जैसा काम करने वाले लोग जब एक ही काम को बार बार करेंगे तो ऑब्वियस है उस काम में वो क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट, इजी सुपरविजन। सुपरवाइजर के लिए ये बहुत ही इजी हो जाएगा कि वो उन सारे लोगों को ऊपर निगरानी रख सके, उन सारे लोगों को सुपरवाइज कर सके, देख सके। अगर मैं बिजनेस स्टडीज का टीचर हूं और मैं बीएसटी के 50 बच्चों का टेस्ट ले रहा हूं तो मैं उन सबके ऊपर आराम से निगरानी रख पाऊंगा, या मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मैं उन सबके ऊपर आराम से निगरानी रख पाऊंगा। अगर मैं अकाउंट्स का टीचर हूं, मैं अकाउंट से क्वेश्चन करा रहा हूं, बच्चों सम करा रहा हूं, तो मैं सबके ऊपर निगरानी आराम से रख पाऊंगा। लेकिन अकाउंट्स के बीच फिजिक्स के बीच मैथ्स के बीच हिस्ट्री का बच्चा बैठा हो तो मुझे सब पे निगरानी रखने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो अगर काम करने वाले लोग एक जैसे हैं तो सुपरवाइजर के लिए आसान हो जाता है उनको उनके ऊपर नजर रखना। थर्ड पॉइंट क्या फायदा, आप सोचो, आप ना रट्टा मत मारो और बुक से मत लिखो, इनके अलावा भी 10 पॉइंट हो सकते हैं,
यार सोचो दिमाग में क्या पॉइंट, सर ये भी हो सकता है कि अगर आपको लग रहा है कि यार लॉजिकल है तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कमेंट में पूछो, मैं बताऊंगा ना आपको आंसर। थर्ड पॉइंट क्या है, इजी कोऑर्डिनेशन। सर तालमेल अभी तो सिखाया था सर, आप कहीं भी आप कोऑर्डिनेशन लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि क्लास एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है किसी तरीके से, तो सबके बीच बातचीत होगी और बातचीत से तालमेल बढ़ेगा और गोल जो है वो अचीव होगा। ऑल डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, फंक्शन ऑफ वन डिपार्टमेंट ऑन अदर डिपार्टमेंट, सो इट लीड्स टू इजी कोऑर्डिनेशन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपेंड अपॉन परचेज डिपार्टमेंट फॉर रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो डिपेंड करेगा परचेज, देखो प्रोडक्शन में कितना अच्छे से करूंगा अगर मेरे को रॉ मटेरियल खराब मिलेगा तो, समझ रहे हो बात, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपेंड किस पे करता है कि रॉ मटेरियल कैसा मिलेगा मेरे को, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है इससे एक दूसरे से, तो तालमेल जो है बढ़ता है। अगली बात क्या है कि मैनेजर की भी एफिशिएंसी बढ़ती है, मैंने आपको सिखाया था एफिशिएंसी का मतलब आप वेस्टेज रिसोर्सेज का नहीं करोगे। मैनेजर जब भी एक ही फंक्शन को, मैनेजर भी एक ही फंक्शन को अगर बार बार परफॉर्म करेगा तो वो भी उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा, और उसकी भी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो एफिशिएंसी वो भी इंक्रीज होगी। और नेक्स्ट पॉइंट है क्लास इफेक्टिव ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग देने में आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही चीज की ट्रेनिंग देनी है। अगर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसको आप मार्केटिंग की ट्रेनिंग नहीं दोगे, उसको सिर्फ प्रोडक्शन करने की जो अलग अलग टेक्निक्स हैं, प्रोडक्शन कैसे किया था उसकी ट्रेनिंग दोगे। जो मार्केटिंग में काम करता है उसको मार्केटिंग करने की टेक्निक दोगे आप, तो ट्रेनिंग में ज्यादा खर्चा नहीं आता, ट्रेनिंग थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन हर चीज का मेरिट डिमेरिट है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का घाटा भी है, डिमेरिट भी है। यकीन मानो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी वीडियो ढंग से देख रहे हो तो अगर एग्जामिनेशन में आ गया तो 2-3 पॉइंट तो अपना आप ही याद आ जाएगा दिमाग में, बना बना के लिख लोगे। हेडिंग नहीं आती ना तो सीधे लाइन में लिखो ना, जैसे मैंने लिखा हुआ है, सीधे लाइन में, हेडिंग मत बनाओ कोई बात नहीं, लेकिन हाँ पॉइंट जरूर डालना और कोशिश करना कि रोमन में डालना, टीचर ज्यादा दिमाग में रख नहीं पाएगा एग्जैक्टली बार बार कितने पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स ट्राई करना इसमें हो, अदरवाइज चलेगा किसी में भी। अच्छा घाटा क्या है इसका, सर फंक्शन में घाटा क्या है? फंक्शन में घाटा यह है कि हर डिपार्टमेंट जो है अपने काम में स्पेशलाइज होना चाहता है, वो कभी भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को देखने में मदद नहीं करता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मतलब नहीं है किसी और से, प्रोडक्शन अच्छे से करना है बस मेरे को, कम से कम में भले ही माल बिके ना बिके, अरे भाई माल ही नहीं बिकेगा तो तुम्हारा प्रोडक्शन करने का फायदा क्या है? तो हर डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ एक दूसरे से, लेकिन फंक्शन में क्या होता है, हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को नहीं देखता, सिर्फ वो अपना ही देखता है और पूरे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव नहीं कर पाता, क्योंकि अल्टीमेटली गोल जो है आपका नहीं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है आपको। सेकंड पॉइंट, जब डिपार्टमेंट टू लार्ज, जब डिपार्टमेंट बहुत बड़े हो जाते हैं देन कोऑर्डिनेशन डिक्रीजेस। देखो तालमेल तभी होता है जब आप कुछ, अगर आपके 50-100 दोस्त हैं तो शायद आप सबसे नहीं मिल पाओगे, लेकिन 4-5 दोस्त हैं तो तालमेल अच्छा बैठेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन जो है, फंक्शंस के बीच जो कोऑर्डिनेशन है वो खत्म हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम है इसका। और अगला प्रॉब्लम क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि जो डिपार्टमेंट का हेड है वो बार बार सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचता है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल डिपार्टमेंट की लड़ाई हो सकती है। सेल वाला बोलेगा सेल नहीं हो रहा, प्रोडक्शन वाला खराब प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन वाला बोलेगा मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, सेल वाला सेल अच्छे से नहीं कर रहा, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, अनबन हो सकती है, सबके जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसमें भेदभाव हो सकता है। फोर्थ डिमेरिट क्या है, अगर गोल अचीव नहीं हुआ तो आप किसी को अकाउंटेबल, जवाबदेही नहीं बना सकते। अकाउंटेबल मतलब होता है आंसरेबल, अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क। सेल नहीं हुई, सेल वाला बोलेगा प्रोडक्शन वाले ने प्रोडक्शन अच्छे से नहीं किया, प्रोडक्शन वाला मुझे रॉ मटेरियल वाले ने रॉ मटेरियल अच्छे से नहीं दिया, रॉ मटेरियल वाला बोलेगा मुझे फाइनेंस ने पैसे ही अच्छे नहीं दिए रॉ मटेरियल खरीदने के, तो हर कोई किसी दूसरे पे बात टाल देगा। यहाँ पे आप किसी के ऊपर जवाबदेही नहीं बना सकते, ये सबसे बड़ी डिमेरिट है फंक्शनल की, क्योंकि आप किसी एक के ऊपर आंसरेबल नहीं कर सकते, उसको दूसरे पे इंसान थोपता चला जाएगा। और एक सबसे लास्ट में डिमेरिट क्या है, क्योंकि आपने उसको ट्रेनिंग तो एक काम के लिए दी है, फंक्शन में आप ट्रेनिंग उसको सिर्फ एक काम के लिए दे रहे हो, समझ रहे हो बात को। तो कई बार होता क्या है कि अगर वो मान लो आपने उसको प्रोडक्शन करने के टेक्निक काम दिया, प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज ठीक है, सेल डिपार्टमेंट में लोग कम पड़ गए, तो आप उसको सेल वाला काम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपने ट्रेनिंग किसकी दी थी, उसको ट्रेनिंग तो सिर्फ एक काम की दी थी, प्रोडक्शन करने की, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, तो वो सेल डिपार्टमेंट का काम कैसे करेगा। तो ये प्रॉब्लम है कि अगर आपने उसे प्रोडक्शन की टेक्निक दी है, वन फंक्शन की टेक्निक दी है, ट्रेनिंग दी है, तो आप उसको उससे कोई दूसरा काम परफॉर्म नहीं करा सकते, यानी कि इनफ्लेक्सिबिलिटी अकर्स, ये इसका पॉइंट है। इनफ्लेक्सिबिलिटी अकर लिख के भी आप अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये आपका हो गया फंक्शन। प्लीज मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों कि फंक्शनल और डिविजनल के मेरिट डिमेरिट बिल्कुल मत छोड़ के जाना, ठीक है।
अब आते हैं डिविजनल, यानी कि इसमें क्या होता है कि वन प्रोडक्ट वन डिपार्टमेंट। देखो 4 प्रोडक्ट है 4 डिपार्ट, कोई कॉस्मेटिक बना रहा है, कोई मेडिसिन बना रहा है, कोई फ्रूट्स बना रहा है, कोई मान लो कुछ अदर कपड़ा बना रहा है, ठीक है। तो ये 4 जितना सामान है उतना डिपार्टमेंट, और इसका परचेज सेल प्रोडक्शन जो भी कुछ है वो सब इस डिपार्टमेंट में, इसका परचेज सेल प्रोडक्शन जो भी कुछ है इस डिपार्टमेंट में, इसका परचेज सेल प्रोडक्शन कुछ भी है, सबका अपना अलग अलग डिपार्टमेंट, इसको बोलते हैं डिविजनल। और ये वही कंपनी होती है जो एक से ज्यादा सामान बनाती है। यानी किसके लिए कंपनी सुइटेबल है? जो मल्टी प्रोडक्ट बनाती है, जो एक से ज्यादा सामान बनाती है, उन कंपनीज के लिए डिवीजन स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा है। फायदा क्या है इसका? फंक्शनल में आप किसी एक फंक्शन में एक्सपर्ट हो जाते हो, डिविजनल में आप अपने प्रोडक्ट में एक्सपर्ट हो जाते हो। कटिंग करने वाला बंदा कटिंग में एक्सपर्ट हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन करने वाला बंदा प्रोडक्शन में एक्सपर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, आप जिस प्रोडक्ट के अंदर काम करते हो, जिस डिपार्टमेंट में काम करते हो, वो एक प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट है, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी, आप जल्दी जल्दी डिसीजन ले पाओगे। समझ रहे हो? क्यों? आप ही का डिपार्टमेंट है, आप ही के डिपार्टमेंट के अंदर ही प्रोडक्शन वाला भी बैठा है, सेल वाला भी बैठा है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट से तो आप जुड़े हुए हो नहीं, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, अपना डिसीजन आप फास्ट ले सकते हो। नो इंटरफेरेंस ऑफ अदर डिपार्टमेंट, किसी अदर डिपार्टमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। थर्ड पॉइंट है क्लास अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। 4 अलग अलग डिपार्टमेंट है, मेडिसिन है, टेक्सटाइल है, या फिर टेक्सटाइल हो गया, मेडिसिन हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, और मान लेते हैं हो गया मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 4 अलग अलग डिपार्टमेंट है, अगर इसमें सेल नहीं हुई तो आप इसके ऊपर थोड़ी ब्लेम कर दोगे। तो यानी कि आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान का कैसे सेल नहीं हुआ, तो सीधे आप उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी रख सकते हो। किसी दूसरी जगह आप मतलब कि आप जो है किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। आपका सेल नहीं हुआ तो आप ही जिम्मेदार हो, आपको आंसर देना पड़ेगा, यानी कि आप खुद अकाउंटेबल हो। अगला है फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अंदर प्रोडक्शन वाला सेल में मूव कर सकता है, सेल वाला मार्केटिंग, क्योंकि एक प्रोडक्ट के अंदर जो है वो एक डिपार्टमेंट है, तो अपने डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी काम कर सकता है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और एक्सपेंशन ग्रोथ, अगर कल को आपको नया डिपार्टमेंट ऐड करना हो तो आप सीधा यहाँ पे नया डिपार्टमेंट ऐड कर दोगे विदाउट एनी अफेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स और प्रोडक्ट। लेकिन फंक्शन में क्या होता है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। नया प्रोडक्ट आएगा तो प्रोडक्शन भी उसका होगा, उसका सेल भी होगा, उसका मार्केटिंग भी होगा, उसका एचआर भी होगा, सारे डिपार्टमेंट हिलेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या है, एक नया प्रोडक्ट आ गया, उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है, इसका प्रोडक्शन, इसका सेल, इसका परचेज सब अलग है। एक नया प्रोडक्ट और आ गया, आप इजीली जो न्यू लाइन प्रोडक्ट को आप इजीली ऐड कर सकते हो, उसमें कोई अदर डिपार्टमेंट का कोई दखल अंदाजी नहीं होगा। तो ये सारा का सारा फायदा है, एडवांटेज है डिविजनल डिपार्टमेंट का। हमेशा ध्यान रखना, मल्टी प्रोडक्ट बड़ी कंपनी, डिविजनल छोटा प्रोडक्ट कम कंपनी, छोटा कम प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है, तो आपके लिए फंक्शनल अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप कई प्रोडक्ट बनाते हो, अगर आप केस स्टडी सॉल्व करो, मैं कराऊंगा आपको, डोंट वरी, लेकिन आप चैप्टर को अच्छे से रीड जरूर कर लेना अपनी किताब से उससे पहले, ताकि मजा आए आपको केस स्टडी बनाने में। और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, रिपीट कर रहा हूँ, टेस्ट जरूर दे देना क्लास, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। 40 क्वेश्चन हैं 1 to 4 चैप्टर के, फिर मैं ऐसे ही 4 to 8 चैप्टर का भी टेस्ट लूंगा जब मैं सारे करा दूंगा तब। अच्छा, घाटा क्या है, हर डिपार्टमेंट अपने बारे में सोचेगा, लेकिन होल ऑर्गेनाइजेशन का वो गोल सी नहीं करता, ये डिमेरिट है। टाटा सॉल्ट, टाटा वोल्टास, टाटा तनिष्क, टाटा मोटर्स, इसमें टाटा मोटर्स अगर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो बात को? मान लो कि सारे प्रोडक्ट अच्छे से काम करेंगे तभी तो गोल अचीव होगा। अगर एक प्रोडक्ट सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, भले ही बाकी सब प्रोडक्ट फेल हो जाए, मान लो ये अचीव कर गया, बाकी सब फेल हो गया, तो कौन सा गोल अचीव हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का? तो हर डिपार्टमेंट अपने बारे में सोचता, अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचता है, जिसकी वजह से वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाता। वो सोचता है मेरा प्रोडक्ट हाई हो जाए, भले ही इनका डूब जाए, इनका डूबेगा और फायदा है। समझ, कुछ बच्चे होते हैं ना, भाई मैं पास कर जाऊं बाकी सब फेल हो जाए, कुछ बच्चे सोचते हैं ऐसा, तो भैया उसमें सिचुएशन क्या है, वो अल्टीमेटली फायदा नहीं होगा उससे कुछ भी। सेकंड पॉइंट क्या है, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़ा होगा जब रिसोर्सेज का बंटवारा होगा। जब टाटा अपने इस कंपनी को, इस कंपनी को, इस कंपनी को और इस कंपनी को रिसोर्सेज बांटेगा, तो ये कंपनी बोलेगा मुझे पैसा कम दिया है, टाटा तनिष्क बोलेगा मुझे पैसे कम दिए, टाटा मोटर बोलेगा मुझे पैसे कम दिए, टाटा सॉल्ट बोलेगा मुझे पैसे कम दिए, टाटा टी बोलेगा मुझे पैसे कम दिए, टीसीएस बोलेगा मुझे पैसे कम दिए। तो सब लोगों के बीच लड़ाई होगी जब पैसे को बंटवारा होगा। और क्लास कई बार क्या होता है, इसमें जो डिवीजन स्ट्रक्चर है इसको मेंटेन करने में, क्योंकि इसमें हर प्रोडक्ट के लिए नया डिपार्टमेंट बन रहा है, तो इसको मेंटेन करने में काफी बड़ी रकम लगती है इसमें, मतलब इट रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल, आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए इस डिपार्टमेंट को, यानी कि डिवीजन स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, इसका डिमेरिट है। ओके, आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ आया होगा चैप्टर, ठीक है। तो आप इसको कॉपी में लिख के आज 1 घंटा घड़ी में ले लो टाइम और इसको खत्म कर दो, इन 3 टॉपिक को 1 घंटा खत्म कर दो। फंक्शनल डिवीजन हो गया, जो फंक्शनल डिवीजन के मेरिट डिमेरिट, और प्रोसेस हो गया, और इंपोर्टेंस हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग के। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसमें आप जरूर अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक, हर जगह शेयर करो इसको, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और जो हमारी हेल्प चल रही है वो सबको मिले। थैंक यू वेरी मच। लाइक जरूर करना क्लास, और कमेंट में अपने व्यूज जरूर रखना। बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे कल पार्ट 2 के साथ, नई चीज पढ़ेंगे।